हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कुणाल शर्मा फ्रॉम सलोनी क्लासेस चूरू। आज अपन क्लास 12th का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है गाउस का नियम व इसके अनुप्रयोग को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने फर्स्ट चैप्टर जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, उसके अपने पास में 4 चैप्टर थे। तो फर्स्ट चैप्टर अपन कर चुके हैं जिसमें अपन ने स्थिर आवेश और उसके प्रभाव को पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पढ़ा था और उसके एक्सियल और इक्वाटोरियल लाइन के ऊपर अपने डायपोल मोमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की थी। अब अपने सेकंड चैप्टर जो अपने बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है, जो स्थिर आवेशों के ऊपर नियम दिया गया गाउस का नियम, उसको पढ़ेंगे। बोर्ड्स में इस टॉपिक का बहुत ज्यादा महत्व है। तो अपने सा फर्स्ट टॉपिक गाउस के नियम को पढ़ने से पहले इससे जुड़ा हुआ एक फर्स्ट इनिशियल टॉपिक है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको अपन कहते हैं विद्युत फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स को होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये देखें तो इसके वन वर्ड डेफिनेशन, यदि हमसे को पूछे कि ये वन वर्ड में डिस्क्राइब कीजिए कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हम ये कह सकते हैं कि विद्युत बल रेखाओं का माप। यानी एक शब्द में समझाना चाहें तो हम इसको ये कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, विद्युत बल रेखाओं का माप। ये इसकी वन वर्ड डेफिनेशन है। ठीक है, अब अपनी बात करें थ्योरेटिकली और एक अपने पास होता है फॉर्मुलेशन पे डेफिनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। द लाइन passing perpendicular, the electric field lines passing perpendicular to any surface in an electric field is called electric flux। ये थ्योरेटिकल है। हम जानते हैं किसी भी फील्ड, कोई भी सतह, कोई भी चीज जो विद्युत क्षेत्र में रखी गई है, उसके पृष्ठ से, उसकी सतह से लंबवत जो बल रेखाएं निकलेगी, विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेगी या उसके अंदर जाएगी, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो अब अपने पास में इसका डेफिनेशन बोले तो इसको फ्लक्स को डिनोट करते हैं अपने फाई से। यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो फाई ई से लिख देंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है तो फाई के नीचे एम डिनोट कर देते हैं। ये फाई इक्वल टू होता है अपने पास में ई इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू एरिया पर इसको डिनोट कर देते हैं। ये इसका फॉर्मुलेशन हो गया। यानी कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस विद्युत क्षेत्र में रखे गए पृष्ठ के क्षेत्रफल का जो प्रोडक्ट होता है, जो गुणा कराया जाता है, तो अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट हो जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है अपने पास विद्युत फ्लक्स, ये अदिश राशि होती है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज कि अपने पास में इसकी मात्रा निकाल लें तो इसका मात्रक, इसकी यूनिट क्या निकल के आएगी आपके पास, देखिए जो अपने पास पहली यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वोल्ट पर मीटर, और विद्युत जो क्षेत्रफल अपन ले रहे थे वो होता है मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या निकलेगी अपने पास में, वोल्ट इंटू मीटर। वोल्ट इंटू मीटर जो है ये फ्लक्स की यूनिट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अपने न्यूटन पर कूलाम से भी डिनोट कर सकते हैं। तो न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर भी फ्लक्स की मात्रक को बताता है। ओके स्टूडेंट्स, अब अपने एक स्थिति मानते हैं। हम यदि ऐसे कहते हैं कि कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्रफल सदिश के साथ थीटा कोण बना रही है। अब देखो क्षेत्रफल जो था वो अदिश राशि थी, हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि जो एरिया होता है ये अपने पास स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो अपने पास में एरिया एलिमेंट अल्पांश क्षेत्रफल होता है वो सदिश राशि होती है। क्यों होती है, इसका मैंने एग्जाम्पल आपको बताया हुआ था कि पूरे राजस्थान का क्षेत्रफल अपने पास में अदिश राशि है, लेकिन राजस्थान में चूरू का क्षेत्रफल अपन निकालना चाहें पर्टिकुलर की सिटी का, तो वो सदिश राशि हो जाएगी, वो एक अपने पास वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो अपने मान लिया ये कोई सरफेस है, ये सरफेस के अंदर एरिया एलिमेंट अपन को निकालना है। तो एरिया एलिमेंट के लिए मैंने मान लिया कि ये कोई टुकड़ा है, इस टुकड़े के अपने को अपन ने एरिया एलिमेंट कंसिडर कर लिया।
अब इस एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन किधर होगी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी बॉडी के लिए? तो इसके फर्स्ट थिंग कि जो ऑब्जेक्ट या बॉडी लेते हैं तो उसके लिए एरिया एलिमेंट जो होता है उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, आगे की ओर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि पृष्ठ के लंबवत आगे की ओर। यदि मैं इस पेन की बात करूं तो इस पेन में इस सरफेस का एरिया किधर होगी, इसका दिशा किधर होगी, सतह के लंबवत आगे की ओर। चारों तरफ में किधर होगी, सतह के लंबवत आगे की ओर, और नीचे वाले किधर होगी, सतह के लंबवत आगे की ओर। ओके, तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन किधर होगी मेरे पास में, सतह के लंबवत आगे की ओर। इसको अपन डिनोट कर देते हैं डी ए से। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश को। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं अपने कि विद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल सदिश के साथ थीटा कोण बनाता हो। तो थीटा कोण बनाता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो अपन डिनोट करेंगे वो इस तरह से हो जाएगी, इसके साथ थीटा एंगल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एंगल कितना आ गया यहाँ पे, थीटा। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा बन गया। अब इसे कंपोनेंट हम ले, इसके घटक तोड़े तो देखिए कि जो जिस लाइन के साथ थीटा एंगल बनता है वो होता है cos थीटा, इट मींस इट इज e cos थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं बनता वो होता है sin थीटा, इट इज e sin थीटा। e cos थीटा इसका कंपोनेंट हो गया, एक e sin थीटा इसका अपने पास में कंपोनेंट हो गया। ये एलिमेंट है, एलिमेंट है, इसका मतलब अपने पास में तो फ्लक्स होगा वो भी एलिमेंटल फ्लक्स निकलेगा, बहुत अल्प मात्रा का निकालेंगे। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, फाई की जगह डी फाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया। तो एरिया की डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कौन सा कंपोनेंट काम आ रहा है, ई कॉस थीटा, इट इज इन डायरेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट। तो अपने पास हम इसको लिख देंगे ई कॉस थीटा, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है अपने पास में, एरिया एलिमेंट डी ए से। यदि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। हमने 11th में जो वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा था तो हमने पढ़ा था ए बी कॉस थीटा इज नॉट एज दी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये अपने पास में फ्लक्स का फॉर्मुलेशन हो गया किसी भी सरफेस के लिए। यदि अपने को पूरे सरफेस का ही फ्लक्स फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस में से फ्लक्स हम कैलकुलेट करें, तो उसके लिए अपने पास में इसको इस तरह से डिनोट किया जा सकता है, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब यदि सरफेस क्लोज्ड है, सरफेस बंद है, जैसे कि अपने पास क्यूब हो गया, गोला हो गया, स्फेरिकल सरफेस हो गया कोई, तो उसको डिनोट करने के लिए इस समाकलन के चिन्ह के ऊपर अपने गोला भी लगा देते हैं। इसका मतलब ये बंद पृष्ठ का समाकलन को डिनोट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब अपने पास आते हैं केस, क्योंकि कॉस थीटा है तो साइन थीटा में दो केस बनते हैं, 0 डिग्री और 90 डिग्री में। कॉस थीटा यदि अवेलेबल हो तो अपने पास 3 केस बनते हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो अपन बात करते हैं केस फर्स्ट की। केस फर्स्ट, when theta is equals to 0 degree, then d phi is equals to e dA cos 0 degree। cos 0 डिग्री वैल्यू होती है 1, तो d phi is equals to e dA। ये अपने पास में हो गया पॉजिटिव फ्लक्स। हम बात करें केस सेकंड की, when theta is equals to 90 degree, then d phi is equals to e dA cos 90 डिग्री, और cos 90 के तो 0, तो d phi is equal to कितना आ गया, 0। ये अपने पास होता है 0 फ्लक्स। केस थर्ड, केस थर्ड, when theta is equals to 180 degree, then d phi is equals to e dA cos 180 degree। cos 180 डिग्री होता है -1, तो वैल्यू हो गई d phi is equals to माइनस का e dA, इट इज नेगेटिव
फ्लक्स। ये अपने पास में फ्लक्स के 3 केसेस हो गए। 0 डिग्री यानी पॉजिटिव फ्लक्स, 90 डिग्री मतलब जीरो फ्लक्स, एंड 180 डिग्री मीन्स नेगेटिव फ्लक्स। अब बात करें कि ये जीरो फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स या पॉजिटिव फ्लक्स क्या था, तो इसका बहुत सिंपल सा टर्म है। यदि अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से बाहर निकल रही होती है, ठीक है, तो उसका मतलब होता है पॉजिटिव फ्लक्स। सरफेस के अंदर जा रही है, इसका मतलब नेगेटिव फ्लक्स, और ना आ रही है ना जा रही है, इट मीन्स इट इज जीरो फ्लक्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।